डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंगस पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है एस्परजिलस और यूरोशियम। ये जो फंगस है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फंगस है जो कि बरसात के मौसम में हम लोग को अधिकतर अपने ऐसे चीज़ों के ऊपर देखने को मिल जाती है जिनके ऊपर कोई भी लेयर फंगस की दिखाई दे रही है, जैसे जैम, जेली, मुरब्बे, अचार और जो कॉटन क्लोथ्स हैं या ऐसे कोई भी चीज़ें जो कि प्लांट प्रोडक्ट हैं या किसी भी प्लांट से डिराइव किए हुए हैं जिसके पास रिजर्व फूड मटेरियल हो और इस रिजर्व फूड मटेरियल के ऊपर ये फंगस ग्रो करता है। तो इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है: किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास लैक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोशियस, फैमिली यूरोशिएसी और एस्परजिलेसी। Characters of genera Aspergillus. This genus is represented by 132 species, but in India only 30 species are seen. It is a saprophytic fungus growing on fruits, vegetables, jam, jellies, paper, leather textiles, etc. जो भी हमें मिला होता है किसी लिविंग प्लांट बॉडी से या एनिमल प्लांट बॉडी से, ये उसके ऊपर ग्रो करता है। एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस कैंडिडस, एस्परजिलस फ्लैबस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस ग्लॉकस, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि सैप्रोफिटिक फंगस हैं। Some species of Aspergillus are parasites on plants, causing crown rot of groundnut and ball rot of cotton. Some species of Aspergillus also cause aspergillosis in animals and humans. For example, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus tertius. Aspergillus flavus also contaminates groundnut and other foodstuffs as they produce aflatoxins which are carcinogenic compounds. Several species of Aspergillus are of great economic importance in production of organic acids, enzymes, fats, vitamins and antibiotics. They are used. Aspergillus niger is used to detect biological processes. It can detect small traces of zinc, copper, manganese, molybdenum, etc. Aspergillus fumigatus possess antifungal properties also. Now we come on vegetative structure. Profusely branched mycelium means इसका जो माइसीलियम है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, सेप्टेड, एंड द सेप्टम इज सिंपल पोर सेप्टम. इट इज़ मल्टीन्यूक्लिएट. टू टाइप्स ऑफ माइसीलियम आर प्रेजेंट: होमोकैरियोटिक एंड heterokaryotic. Homokaryotic mycelium contains all the nuclei of same type, while the heterokaryotic mycelium contains both type of nuclei, both of plus strains and minus strains. Aspergillus have some typical type of pigments in hyphae, conidiophores and conidia. जो एस्परजिलस है वो हमें कलरफुल दिखाई देता है, कभी येलोइश कलर का, कभी ब्लूइश कलर का, कभी रेडिश कलर का. तो ये जो इसके पिगमेंट्स हैं ये हाइफी और कोनिडियोफोर्स और कोनिडिया के अंदर होते हैं. रिजर्व फूड मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स. इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में इसके अंदर मौजूद रहता है. तो रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट्स में हम 3 तरह का रिप्रोडक्शन जानते हैं. प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. इट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन इन दिस फंगस. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी प्लांट बॉडी का कोई पार्ट टूट कर अलग होता है और एक नए प्लांट की उत्पत्ति करता है, तो ऐसे में उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि जो साइटोप्लाज्म है उससे सीधे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पर कोई भी गोनेड्स का फॉर्मेशन नहीं होता. तो इट इज़ बाय कोनिडिया इन दिस फंगस.
एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, ज़ाइगोट बनता है एंड देन नए स्पोर्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर वो एस्कोस्पोर्स की मदद से हो रहा है, क्योंकि ये फंगस एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है, और एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर होने के बाद इसमें एस्कस का डेवलपमेंट होता है, जिसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जिसमें कि 4+ स्ट्रेन के एंड 4- स्ट्रेन के होते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडियोफोर इज डेवलप्ड बाय रैपिड ग्रोथ ऑफ सोमैटिक हाइफा। मतलब सोमैटिक हाइफा की कोई भी सेल एक्टिवेट होती है कोनिडियोफोर डेवलप करने के लिए, और उसमें एक रैपिड ग्रोथ होती है। इट डेवलप्स अ रिजिड सेल वॉल अराउंड। जैसे ही ये डेवलप होता है, ये अपने चारों तरफ एक रिजिड सेल वॉल बना लेता है। फ्रॉम विच सेल इज डेवलप्ड इज नोन एज फुट सेल। जिस सेल से इसका डेवलपमेंट होता है उस सेल को हम फुट सेल कहते हैं। अपर स्वॉलेन और बल्बस हेड इज कॉल्ड वेसिकल। इसका जो सबसे ऊपर वाला सिरा होता है वो फूला हुआ और बल्बस होता है, उसको हम वेसिकल कहते हैं। फ्रॉम दिस वेसिकल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, स्टेरिगमेटा और फाइलेट्स आर डेवलप्ड। जो ऊपर वाला फूला हुआ हिस्सा है उससे स्टेरिगमेटा और फाइलेट्स का डेवलपमेंट होता है। ये स्टेरिगमेटा 3 वर्ल्स में हो सकते हैं, प्राइमरी स्टेरिगमेटा, सेकेंडरी स्टेरिगमेटा एंड टर्शियरी स्टेरिगमेटा। बिटवीन 2 कोनिडिया अ कुशन इज प्रेजेंट कॉल्ड कनेक्टिव। 2 जो कोनिडिया होते हैं उनके बीच में एक कुशन होता है, जो कि म्यूसिलेशनस कुशन होता है। वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है और ये कोनिडिया फ्री होके विंड की मदद से डिस्पर्स हो जाते हैं, और जब ये सूटेबल सबस्ट्रेटम पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। ये ए डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एक फुट सेल है जिससे ये कोनिडिया 4 डेवलप हुआ है। इसका जो ऊपर वाला सिरा है इसको बल्बस हेड बोलेंगे, जिसको वेसिकल बोलेंगे, और ये इसका फुट सेल है। ये जो वेसिकल है इससे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्टेरिगमेटा कहते हैं या फाइलेट कहते हैं। इस फाइलेट के सिरे पर ये कोनिडिया डेवलप होते हैं। ये स्टेरिगमेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 तरीके के हो सकते हैं, मतलब 3 वर्ल्स में ये निकलते हैं। और ये इसका एक कोनिडियम का सेल है, कोनिडियम है, जिसमें कि आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियस है और डबल वॉल्ड इसकी लेयर है। आप ये देखिए ये जर्मिनेट हो रहा है और एक नए माइसीलियम को डेवलप कर रहा है। ओके, नाउ वी कम ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मे बी होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू अदर्स थोड़ा सा डेवलप टाइप का होता है, और यहाँ पर एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम या आर्किकार्प जिसको कहेंगे वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एस्कोगोनियम कहाँ से डेवलप होता है? अगर ये सेम थैलस पे डेवलप हो रहे हैं तो हम उसे होमोथैलिक स्पीशीज़ कहेंगे। अगर ये अलग अलग थैलस पे डेवलप हो रहे हैं तो हम उसे हेट्रोथैलिक कहेंगे। पर ये कहीं भी डेवलप हों, लेकिन जब ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं मेल फीमेल पार्ट्स वो एक दूसरे के क्लोज़र आ जाते हैं। तो एस्कोगोनियम जहाँ डेवलप होता है तो वो देखें, द हाइफल ब्रांच विच डेवलप्स एस्कोगोनियम बिकम सेप्टेड एंड गेट कॉइल्ड। वो थोड़ा सा कॉइल्ड हो जाता है और सेप्टम उसमें फॉर्म होने लगते हैं। इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, द एपिकल मल्टीन्यूक्लिएट पोर्शन ट्राइकोगाइन, द मिडल यूनिन्यूक्लिएट पोर्शन विच डेवलप्स गैमेटेंजियम कॉल्ड एस्कोगोनियम, द डिस्टल पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टॉक। Next, antheridium. The antheridial wall is called polynodium. It is composed of 2-celled upper antheridial proper and distal stalk. उसका ऊपर वाला हिस्सा antheridial proper कहलाता है, नीचे वाला distal stalk कहलाता है। The stalk of antheridium elongates and coils across around ascogonium to reach trichogyne. It is called gametangial contact. तो जो एंथ्रीडियम होता है वो इलोंगेट होता है और एस्कोगोनियम के चारों तरफ कॉइल्ड हो जाता है। द कंटेंट्स और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट्स। द कंटेंट्स ऑफ आर्किगोनियम एंड एस्कोगोनियम गेट फ्यूज्ड एंड बट द न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज। दिस इज नोन एज डाइकैरियोन। तो जो जब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते तो इस जो सेल है उसको हम कहेंगे डाइकैरियोन,
और पूरी जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। इसका मेरा अलग वीडियो है और मैं आपको पहले भी उसके बारे में बता चुकी हूँ कई बार। तो आगे डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ डाइकैरियन इज डेवलप्ड। After septation, an ascogenous hypha is developed, which is multicellular. The terminal cell get curved in a hook-shaped structure called Crozier cell. This Crozier cell gives rise to penultimate cell, a terminal cell, and a basal cell. The penultimate cell fuses to form a diploid nucleus. This cell now functions as ascus mother cell, elongates to develop an ascus. Inside the ascus, a meiotic division followed by a mitotic division to develop 8 ascospores. The ascospores is a double-walled outer sculptured epispore and inner एंडोस्पोर। तो यहाँ हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये देखिए एक फीमेल ब्रांच है जिसमें 3 पोर्शंस होते हैं, ट्राइकोगाइन, फीमेल एस्कोगोनियम और नीचे वाला स्टॉक। मेल में 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला एथ्रीडियल प्रॉपर और नीचे वाला स्टॉक। तो ये जब मेच्योर होने लगते हैं तो जो एथ्रीडियम होता है वो इलोंगेट होता है और इसके चारों तरफ कॉइल्ड हो जाता है और बीच में ये एस्कोगोनियम रहता है। और यहाँ पर गैमेटेंशियल कांटेक्ट के थ्रू इस तरीके का एक माइसीलियम डेवलप होता है जिसमें डाइकैरियन आपको दिखाई दे रहा है। ये हर सेल से एक एक इस तरीके से सेल डेवलप होती है इलोंगेट होकर, और इस सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। ये 2 न्यूक्लियस में जब माइटोटिक डिवीज़न होता है तो वो इस तरीके से ये भी 2 में डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 में डिवाइड हो रहा है, प्लस यहाँ पर एक सेप्टम डेवलप होता है। ये देखिए, ये क्रोजियर सेल कहलाती है और इस क्रोजियर सेल में इस तरीके से एक ये डेवलपमेंट होता है एक सेप्टम का। ये पेनल्टीमेट सेल, ये बेसल दिस इज़ पेनल्टीमेट सेल, दिस इज़ बेसल सेल, और ये जो है एस्कोजिनस सेल। ये एस्कोजिनस सेल से एस्कस का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर इसका फ्यूज़न हो जाता है, ज़ाइगोट फॉर्म होता है और मेयोटिक डिवीज़न के बाद ये 4 न्यूक्लियस बनते हैं। ये 4 न्यूक्लियस में फिर माइटोटिक डिवीज़न होता है और ये इस तरीके से 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एस्कोस्पोर्स इज़ अ डबल वॉल्ड, आउटर वॉल इसकी स्कल्पचर्ड होती है और एक इनर वॉल होती है जो कि स्मूथ होती है। इसमें से थोड़े रेस्टिंग टाइम के बाद इसमें से जर्मिनेशन होता है और इस तरह जर्म ट्यूब निकल के नया माइसीलियम डेवलप करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये क्लिस्टोथीसियम है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि एनवेलप्ड है, यही इसकी फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। और ये आउटर वॉल ऑफ क्लिस्टोथीसियम है और इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये रिप्रोडक्शन के समय इसको फीड करने में यूटिलाइज हो जाता है। द एस्कोजिनस hyphae and many sterile branches below the ascogonium develop simultaneously. Sterile hyphal branches develop a pseudo-parenchymatous structure called peridium. 2-layered peridium encloses ascogenous hypha. The inner layer is consumed by developing asci and ascospores. The entire structure appearing like hollow ball is known as fruiting body or ascocarp. It's completely closed. That's why it is called Clistothecium. Ascospores are disseminated by wind. When ascospores fall on suitable substratum, they germinate to give rise new mycelium. ओके बच्चों, थैंक यू। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पर्सनली आके कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।